जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है पर्यावरण संरक्षण और वन और पर्यावरण से संबंधित और व्यक्तियों को नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देने के लिए किसी भी कानून अधिकार के प्रवर्तन सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटाने के लिए एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए प्रदान करने के लिए एक अधिनियम और संपत्ति और सेवा या आकस्मिक जड़ित हुकुमों के जुड़े मामलों के लिए ये उसका अधिनियम बनाया गया है। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो पर्यावरण संरक्षण और वन पर्यावरण से संबंधित है। भारत में मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए राज्य पर भारत ने जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए गए निर्णयों के बाकी एक पार्टी उन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। भारत ने जून 1972 स्टॉकहोम में वहां पे क्या संयुक्त राष्ट्र में क्या हुआ था, तो उसके निवारण और उपाय के सहित न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही करने के लिए प्रभावी पहुंच प्रदान करने के लिए और विकसित करने के लिए भारत ने उसमें भाग लिया था। रियो डी जनेरियो में आयोजित प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति के शिकार लोगों के दायित्व और मुआवजे के बारे में राष्ट्रीय कानून बनाए गए थे। बरोबर है। भारत के अपने न्याय में अनुच्छेद 21 में एक अधिकार है उसमें, लेकिन पर्यावरण के अनुरूप उसमें कोई ज्यादा रूपरेखा नहीं दी गई है। इसीलिए ये नया अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जिसका नाम था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बरोबर है। ये भारत के 60वें वर्ष में ये संसद द्वारा अधिनियम हुआ था। अभी उसका अंतर्गत उसने एक्ट भी बनाए हुए थे। वह एक्ट जो बना, तो एक्ट की रूपरेखा मैंने आपको इस पीपीटी में दी है। एक्ट में क्या है, तो एक्ट में टोटल नंबर ऑफ 5 चैप्टर है। बरोबर है। 5 चैप्टर है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रीलिम चैप्टर है जिसमें डेफिनेशन दी गई हुई है। बरोबर है। उसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। बाकी सारे सेक्शन, सपोज चैप्टर 2 है तो चैप्टर 2 में मैंने सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5 से अप टू सेक्शन 13 तक के सारे सेक्शन मैंने इसमें रखे हुए हैं। बरोबर। आपको ये सेक्शन सारे पढ़ लेने, क्योंकि एग्जाम में इंपोर्टेंस क्या है, ये सेक्शन इंपोर्टेंट है। आपको ये सेक्शन सारे पढ़ने हैं। बरोबर है। और आपको याद रखना है कि वो सेक्शन में है क्या। बरोबर है। मैंने पूरे सेक्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं अप टू 3 से लेके 13 तक के सेक्शन जो चैप्टर नंबर 2 में है। बरोबर है। उसके बाद चैप्टर 3 में मैंने जो सेक्शन दिए, सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 25 तक के जो सारे सेक्शन है वो मैंने उसमें दिए हैं, वो चैप्टर नंबर 3 में है। बरोबर है। ये सेक्शन आपको याद रखना है कि वो सेक्शन किस किस काम के लिए यूज होता है। बरोबर है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ग्रीन ट्रिब्यूनल में है क्या। बरोबर है। तो ये जो ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी, तो 18 अक्टूबर 2010 में ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। उसके साथ साथ उसका एक्ट बनाया गया था जो से बोलते हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। बरोबर है। अब एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण जिसे बोलते हैं स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया था और पहला विकासशील देश बन गया था। इससे पहले केवल 2 देश ही थे जिन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की थी। एक था ऑस्ट्रेलिया, दूसरा था न्यूजीलैंड, उसके बाद था इंडिया, लेकिन प्रथम विकासशील देश तो इंडिया ही था। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटान करना, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। बरोबर है।
एनजीटी का मुख्यालय क्या है? तो एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है, एक पुणे में है, एक कोलकाता में है और एक चेन्नई में है। वैसे हमारे इंडिया में टोटल 5 है, लेकिन मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट के नियम अनुसार उसके पास आने वाला पर्यावरण का संबंधी जो भी मुद्दा है उसको हमें 6 महीने में ही निपटाना पड़ेगा, बरोबर है। ज्यादा देरी नहीं करनी है। जो अदालत में जो केस जाते हैं उसमें कई बार कई टाइम लग जाता है, लेकिन जो नेशनल एनजीटी के अंदर में जो भी रूल्स केस आता है उस केस को 6 महीनों के अंदर ही आपको निपटाना है, बरोबर। इसीलिए इसकी स्थापना की गई है। अब इसके लिए उसकी संरचना में कौन कौन है वो भी इम्पोर्टेंट है, बरोबर। उनकी संरचना में कौन कौन है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो एनजीटी के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जाता। या रखो, एनजीटी में जो भी अध्यक्ष आता है उसको फिर से उसी पद पर नहीं नियुक्त कभी नहीं किया जाता। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। यह आवश्यक है कि इस अधिकार में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हो। बराबर, ये इसकी संरचना है। उसमें इतने तो कंपल्सरी होने ही चाहिए, बराबर। एक जो मुख्य न्यायाधीश है उसके पास ज्यादा अनुभव होना चाहिए, बराबर है। जिसका चयन कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जो केंद्र सरकार के आदेश पर करते हैं, बराबर है। ये उसकी संरचना है। उसके बाद उसके पास शक्तियां क्या है और उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, बराबर। उसका अधिकार क्षेत्र क्या है और उसकी शक्तियां क्या है। तो अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है। एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है और जिससे तहत वह सुनवाई कर सकता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908 ओके 1908 में उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है, बरोबर है। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निवारक मीन्स प्रिकॉशनरी और प्रदूषक भुगतान इट मीन्स पॉल्यूटर पेज आदि का सिद्धांत लागू करें। उसके अधिकरण अपने आदेशानुसार पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है। एनजीटी द्वारा दिए गए को आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को निष्पादन न्याय के रूप में आदेश के रूप में करना पड़ता है। एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान भी किया गया है। मैंने आपको अभी बताया कि मैंने उसके जो रूल्स आपको बताए हैं, बरोबर है। उस रूल्स में मैंने आपको पेनल्टी भी दिखाई है, ये पेनल्टी है जो चैप्टर नंबर 4 है, जब सेक्शन 26, 27 एंड 28, बरोबर। उसमें पेनल्टी गई है। ऐसा नहीं है पेनल्टी ओनली फॉर एक अकेले इंसान को लगती है, ऐसा नहीं है। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी लग सकती है, जो कंपनी उनको भी लग सकती है, बरोबर। इस सबके लिए पेनल्टी है। तो पेनल्टी है क्या, बरोबर। तो मैं आपको समझाता हूँ कि पेनल्टी है क्या। तो एनजीटी के अधिनियम पालन न करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। एक निश्चित समय के लिए कारावास, जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, बरोबर है। क्या मिल सकता है? कारावास मिल सकता है, मतलब जेल मिल सकती है आपको। अधिकतम 3 वर्षों से अधिकतम 3, उससे ज्यादा भी हो सकती है। निश्चित आर्थिक दंड, जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। या रखो, आपको दंड मिल सकता है जिससे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। और कई केसों में कारावास और दंड दोनों साथ में मिलते हैं, बरोबर है। तो ये 3 दंड है जिसका प्रावधान इस एनजीटी के अधिनियम में किया गया है, बरोबर है।
एनजीटी के जो आदेश है अधिनियम है कि उसके विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में आप 90 दिनों के भीतर अपील कर सकते हो, बरोबर है। आप उसकी अपील में भी जा सकते हो 90 दिनों के भीतर, बरोबर है। फिर ये मेरे मिसक्रेनेंस जो बाकी सेक्शन है, सेक्शन 29 से लेकर सेक्शन 38 तक पूरे सेक्शन मेरे यहाँ पे रखे, उसको भी आपको पढ़ना है और आपको याद रखना है। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि एनजीटी के पर्यावरण से संबंधित 7 कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो वो कौन से 7 कानून है जिसके अंतर्गत एनजीटी पर्यावरण संबंधित मामलों में नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो एक है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जिसे बोलते हैं जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। उसके बाद है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सेज एक्ट 1977, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। जिसके बाद है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बरोबर। तो ये 7 अधिनियम है, उसमें एनजीटी नागरिक के मामले में सुनवाई कर सकता है। जो उपयुक्त कानून के तहत सरकार द्वारा किए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती भी दी जा सकती है, बरोबर है। इसमें आपको नहीं लगता है कि ये जो कानून एनजीटी ने दिया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा है, तो आप उसके आदेश को, उसके निर्णय को, उसे अधिनिर्णय को आप सर्वोच्च अदालत में 90 दिनों के भीतर आप ले जा सकते हो। अभी आपको मैं समझाता हूँ कि उसका महत्व क्या है, एनजीटी का महत्व क्या है, बरोबर है। एनजीटी का महत्व क्या है, तो एनजीटी का महत्व आपको समझाने जा रहा हूँ कि एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जंगलों के वनों में कटाई से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए सख्त आदेश पारित किए हैं। एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र मीन्स अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म स्थापित करने की नई दिशा प्रदान की है। इससे उच्च न्यायालय में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है। मतलब बाकी के कई में क्या होता, पहले सारी अदालतों में ये पूरे केस चलते थे, लेकिन सरकार ने किया है जो पर्यावरण के संबंधित केस थे उसको उन्होंने अलग कर दिया और उसको लिए उन्होंने एनजीटी की स्थापना की और एनजीटी के एक्ट के अंतर्गत ये सारे पालन करना जरूरी है। पर्यावरण संबंधी मूल्यों को सुलझाने के लिए एनजीटी एक अनौपचारिक संस्था है, बरोबर है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका बजाती है, बरोबर है। ये उसकी नींव है। और उसकी चुनौतियां क्या क्या है, तो उसके 2 महत्वपूर्ण अधिनियम है। एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और सेकंड है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट 2006 को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। लेकिन इससे कई बार एनजीटी के काम काज प्रभावित होता है क्योंकि पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे इन अधिनियम के अधीन हो जाते हैं, बरोबर है, क्योंकि पर्यावरण में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आ जाता है। ओके, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है उसमें क्या सारे प्राणी आ जाते हैं, उसमें एनिमल्स सारे जो वाइल्ड एनिमल है उसमें आ जाते हैं। अब वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो उसके अंतर्गत ये काम नहीं करता है, क्योंकि पूरे जंगल में कौन रहता है, तो वाइल्ड एनिमल ही रहते हैं। एनजीटी कई निर्णयों को उच्च न्यायालय के धारा 226 के तहत यह कहकर चुनौती दी जाती है कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है जबकि अधिकरण एक वैधानिक संस्था है। बोलो याद रखो कि जो अपना उच्च न्यायालय है वो संवैधानिक संस्था है, बरोबर है, जबकि आप हमारे जो रूल्स है, बरोबर, एक्ट है, वो वैधानिक संस्था है। ये उस अधिनियम की सबसे बड़ी खामी है कि इसमें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि किन मुकदमों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और किन को नहीं, बरोबर है। ये उसका सबसे बड़ी चुनौती है, बरोबर है। एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके अधीन जो भी मुकदमा आए उसका निपटारा 6 महीनों के भीतर किया जाता है
परंतु मानव और वित्तीय संस्थानों के अभाव में एनजीटी ऐसा नहीं कर पाता है। कई बार क्या होता है, जो क्षेत्रीय पीठों मीन्स रीजनल बैचेस आती है उसके कारण बहुत प्रभावित होता है। ये सब चुनौतियों के कारण ये काम नहीं कर सकता है। बरोबर है। स्केड्यूल 2 मैंने रखा है, जिसमें रखा है कि हेड्स अंडर विच कंपेंसेशन फॉर रिलीफ फॉर द डैमेज विल बी क्लेम्ड। किन किन सिचुएशन में वो ये आप क्लेम कर सकते हो, मतलब मृत्यु में परमानेंट हो, टेम्पररी या टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, इंजरी हो, बीमारी हो, ये सब मैंने रखे, आप वो एक बार पढ़ सकते हैं। उसके जो शेड्यूल 3 है उसमें एक्ट के अंतर्गत जो जो चेंजेस हुआ है वो चेंजेस मैंने रखा है। बरोबर है। अब एक लास्ट में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एनजीटी के अब तक कौन से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। तो 2012 में अपनी स्टील कंपनी है पॉस्को ने इस्पात संयंत्र लगाने के लिए ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता किया गया था, परंतु एनजीटी ने इसे निरस्त कर दिया क्योंकि यह समझौता आसपास के ग्रामीण लोगों के हितों को प्रभावित करने वाला था। एनजीटी ने इस आदेश को स्थानीय समुदाय और जंगल के लिए एक साजिश कदम माना गया। बरोबर है। उसके बाद एक अन्य मामले में एनजीटी ने खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इस निर्णय को भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक माना जाता है। 2013 में उत्तराखंड के मामले में एनजीटी ने अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को यह आदेश दिया था कि यह सभी याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति दे। इस निर्णय में एनजीटी ने पॉल्यूटर पेज के सिद्धांत का पालन किया गया। बरोबर है कि उसके महत्वपूर्ण निर्णय थे जो मैं आपको समझाए जा रहा हूँ। 2015 में एनजीटी ने आदेश दिया था कि 10 वर्षों से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को दिल्ली एनसीआर में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको शायद मालूम होगा ये नियम एनसीआर में पहले आया था 2015 में। बरोबर है। देन 2017 में यमुना के खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल को के कारण नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। उसके बाद एनजीटी ने उस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। बरोबर, 2017 में, याद रखो 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। और 2017 में 50 माइक्रो से कम मोटाई वाली प्लास्टिक बैग पर यह कहते हुए अंतरिम प्रतिबंध लगाया गया था कि इस प्लास्टिक बैग से जानवरों की मृत्यु हो रही है और पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। बराबर, आपको ये भी मालूम है कि 15 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक अभी यूज नहीं करनी है, उस पर बैन है। बरोबर है। पूरे प्लास्टिक पर ही बैन है, लेकिन जो 50 माइक्रोन के उपयोगी जानवर उसे खा जाते थे और उसकी मृत्यु हो जाती थी, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लाया था। बरोबर है। तो ये एनजीटी के अंतर्गत कुछ ऐतिहासिक निर्णय थे। बरोबर है। तो एनजीटी के बारे में आपको मैंने सब सारा समझा दिया है, मैंने पूरा आपको एक्ट दी गई है। आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू सो मच। बरोबर, आपको सारे एक्ट देखने हैं, ये वीडियो सुनना है, बरोबर है, और पढ़ना है। बाकी और कुछ उस एनजीटी में नहीं है, आपके उसके अंतर्गत ही आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आप आसानी से उसके आंसर दे पाओगे। थैंक यू।